हाय एवरीवन, आरटी एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। हिंदी के कुछ टॉपिक है जैसे शब्द रचना। उस टॉपिक का नाम है शब्द रचना, ठीक है। तो इसमें शब्दों के बारे में कुछ हम जानेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में कि शब्द होते क्या है, उनके भेद पढ़ेंगे, उनका यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शब्द, पहले इसका जानेंगे कि शब्द क्या है, ठीक है। तो एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह, जितने भी वर्ण समूह होते हैं वो शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक या एक से अधिक, कोई भी अगर भी किसी भी चीज़ को अगर हम डिनोट करते हैं या लिखते हैं हिंदी में तो शब्द से ही होता है। शब्द से, भाषा से, सब मिला जुला कर लिखा जाता है। तो उसमें वर्ण का भी बहुत बड़ा योग होता है और अक्षर का भी, उसी के हिसाब से शब्द बनता है, ठीक है। और ये इन सभी का समूह मिला के एक शब्द का निर्माण करता है। वर्ण का जो समूह होता है मिलके वो क्या होता है, शब्द का निर्माण करता है। तो चलिए जानते हो उसके भेद के बारे में और शब्द का निर्माण कैसे होता है। चलिए तो जानते हैं शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, एक सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो सार्थक और निरर्थक दो भेद होते हैं और उनका भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो चलिए अब सार्थक के टाइप्स कौन कौन, भेद कौन कौन से, उनके बारे में जानते हैं। चलिए तो प्रयोग और रूप के आधार पर सार्थक के दो है, विकारी और अविकारी, ठीक है। फिर उसके बाद रचना और बनावट के आधार पर तीन है, रूढ़ शब्द है, यौगिक रूढ़ है, उसके बाद है हमारा देखिए योग रूढ़ है, ठीक है। फिर आ जाते हैं, चलिए फ्रेंड्स अब इसमें अब विकारी और अभिकारी के टाइप्स देखते हैं। तो विकारी शब्द में आ जाएंगे हमारे, जैसे हो गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार आ जाएंगे, ठीक है। और अभिकारी में आ जाएंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये सभी आ जाएंगे। और नेक्स्ट में देखिए क्या है, रचना और बनावट के आधार पर रूढ़। रूढ़ हम लोग पढ़े थे, देखिए रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया, योग रूढ़ हो गया, ठीक है। अब चलिए देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे हो गया तत्सम हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, देशज हो जाएगा, विदेशज या आगत शब्द, विदेशी को विदेशज या आगत शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अभिकारी शब्द भी पढ़ा दिए। अब चलिए आगे देखते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। अब एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए अभय, अरविंद, अभिषेक, ये क्या हुआ ना, ये शब्द को जोड़ जोड़ के अक्षर, ये सबको वर्ण को जोड़कर एक नाम बनाया है, व्यक्ति का नाम। जैसे अभय किसी लड़का का नाम हो गया, अरविंद लड़का का, अभिषेक किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए इसमें क्या लिखा हुआ, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम वर्ण एवं अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ के लिए करते हैं, लेकिन विन्यास के समय इन दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। देखिए क्या होता है, सामान्य बोल भाषा की जैसे कि जनरल यूज में हम लोग क्या करते हैं, वर्ण और अक्षर को एक ही यूज में कर लेते हैं, कोई का नाम कोई अक्षर मिला जुला के हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो उसका अर्थ अलग निकल जाएगा। जैसे कि इसमें दिया एग्जाम्पल में राहुल, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे राहुल, तो राहुल को अगर विन्यास करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, तो चलिए र, आधा र प्लस आ प्लस आधा ह प्लस उ प्लस आधा ल प्लस अ, ये पूरा तोड़ने के बाद ये अलग मीनिंग आ जाएगा इसका, ठीक है। ये जिसे हम तोड़ देंगे इसको, जैसे देखिए ये विन्यास करने के बाद ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए बताएगा, इस राहुल शब्द में तीन अक्षर है राहुल, जबकि वर्ण कितने, 6 हैं, र, आ, ह, उ, ल, अ, ठीक है। तो ये वर्ण कितने हो गए हमारे, 6, और ये अक्षर कितना है, 3 अक्षर का है। लेकिन अगर इसको हम डीपली अगर डिफाइन करते हैं, जोड़ के विन्यास करते हैं, स्प्लिट करते हैं इसको, तो ये देखिए ये आ जाएगा, वर्ण हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब वर्ण, ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके। देखिए इसमें क्या होता है, ये वर्ण किसे बोलते हैं, अब इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है कि ध्वनि के लिखित रूप। देखिए जो रिटेन में होता है ध्वनि का, कोई भी अगर कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसका जो रिटेन होता है और उसका मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जैसे कि जो जिसको कभी अलग ही नहीं किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क, इसको कभी अलग नहीं किया जा सकता। ई, इसको भी कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अ, इसको भी अलग नहीं किया जा सकता है। ख, ग, ज्ञ, इस सबको कहीं अलग नहीं किया जाता है। देखिए इससे क्या होता है, कहीं कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग
मिलता है, ठीक है। जैसे कि वर्ण बोला जाने वाला छोटा से छोटा टुकड़ा है। देखिए वर्ण क्या होता है, जो छोटा छोटा वर्ड होता है, क अ, ये सब क्या है, वर्ण हो गए। ये इसका साउंड ही आएगा एकदम, जैसे कि क ख, ये जो हो गया एक वर्ण की तरह आएगा, ठीक है। इन ध्वनि अर्थात वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। देखिए अब जैसे कि हर चीज़ का एक लिपि होता है, कोई भी हर लैंग्वेज का अलग अलग लिपि है। तो इसका जैसे हिंदी का देवनागरी होगी, तो देखिए इसमें क्या जो जो भी लिपि इसमें लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसमें जो जैसे इंडिकेट करके लिपि लिखते हैं ना, देवनागरी। हिंदी में अगर इंडिकेट करेंगे तो इसका देवनागरी। तो इसी तरह लिखने की कला को क्या, जो चिन्ह दे के लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें क्या देवनागरी लिपि लिखी जाती है, ठीक है। अब चलिए अक्षर। अक्षर क्या होता है, अक्षर अक्षर अक्षात जिसका क्षर ना हो सके। देखिए इसका क्या होता है, क्षर ना हो सके। जैसे अब इसमें क्या होता है ना कि इसको अलग जैसे टूट ना सके। जैसे एक होता है ना वर्ड, जैसे कोई भी वर्ण ले लिए तो उसको लिख देते हैं, जैसे कलम कलम, ठीक है। तो इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। इसमें दोनों होगा, स्वर और व्यंजन जो होगा ना इसमें दोनों जुड़ा हुआ होगा। जैसे क, तो क प्लस अ क, ख ख प्लस अ ग प्लस अ, ये जुड़ जो भी संयुक्त होगा ना ये दोनों संयुक्त होगा। स्वर और व्यंजन इसमें दोनों संयुक्त होते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं, ठीक है। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि सभी स्वर और ध्वनियाँ वर्ण के अक्षर दोनों दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। वर्ण सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। आगे देखिए सामान्य शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, तो सार्थक और निरर्थक। देखिए इसमें शब्द के बारे में बताया गया टाइप्स। देखिए अभी जैसे हम फर्स्ट बार में ही आप लोग को बता चुके हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं सार्थक शब्द क्या और निरर्थक क्या होते हैं, ठीक है। सार्थक जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ भी अगर हम लिखते हैं शब्द में तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सार्थक। जैसे एग्जांपल में रोटी, पानी, ठंडा आदि। अब रोटी, रोटी का क्या हो गया, जो जो आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं उसको खाते हैं, उसका मीनिंग क्या निकला कि वो खाने वाला वस्तु है, खाने वाला चीज़ है रोटी। तो उसके बारे में पानी, अब पानी क्या पीने वाला चीज़ है, इसका कुछ ना कुछ मीनिंग एकदम डेफिनेटली है, निश्चित है कि कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा ही, ठीक है। ठंडा, ठंडा मौसम भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, मतलब यही सब। नेक्स्ट, अब निरर्थक जिन शब्दों का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द का। जैसे कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, कोई इसका कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। वोटी, वानी, वंडा, ये क्या है, ये वोटी, वोटी तो कुछ चीज़ होता नहीं है, वोटी तो किसी चीज़ का नाम नहीं है, ना कोई वर्ड है ना कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं। वंडा ऐसा कुछ भी है नहीं, ठीक है। तो सार्थक शब्दों के साथ ही निरर्थक शब्दों का प्रयोग साधारण बोलचाल के रूप में किया जाता है। अब जैसे कि ये सार्थक हो गया, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए अंडा, जैसे कोई हम लोग बोल चाल की भाषा में ही बोल देते हैं, अरे यार अंडा वंडा, ऐसे समथिंग कुछ भी मतलब बोल सकते हैं। जैसे कि तो इसमें दोनों वर्ड आ गए, सार्थक और निरर्थक। अंडा तो निश्चित है कि अंडा ली, तो वंडा क्या है, तो ये बोलचाल की भाषा में हम लोग जनरली यूज मतलब होता ही है, ठीक है। अब जैसे देखिए पानी वानी ले आओ, इसमें क्या, कोई अगर आते हैं हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम लोग कोई जैसे उनको बैठाने के बाद अपने घर में बोलते हैं किसी को कि बाबू चाहे जो भी है उनको पानी वानी पिलाया जाए, तो ये हो गया। जैसे रोटी वोटी दे दो, ठंडा वंडा कहाँ है, ये मतलब ये जनरल यूज का भाषा है जो हम लोग यूज करते हैं। और इसमें दो मीनिंग है, एक सार्थक और निरर्थक दोनों मिले हुए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि देखिए प्रयोग रूप के आधार पर शब्द भेद। अब देखिए हमारा यूज जो है इसको प्रयोग के रूप में कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी और अविकारी, तो चलिए विकारी और अविकारी के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। विकारी जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिसे देख लीजिए इसमें क्या हो गया ना कि लिंग और कारक और वचन के आधार पर इसमें चेंजिंग आएगा, अगर परिवर्तन होगा तो क्या विकारी शब्द हो गया, ठीक है, विकारी। और इसके चार भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कौन कौन है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
क्योंकि इनके रूप में लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि लिंग वचन और कारक के आधार पर अगर परिवर्तन होता है तो वो विकारी शब्द हो गया। तो इसके कौन कौन से टाइप्स भेद हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, और इसमें आसानी से लिंग वचन हम चेंज करके कारक बदल के इसको परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभिकारी शब्द। अभिकारी में क्या टॉपिक है? देखिए, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता उसे अभिकारी शब्द कहते हैं। देखिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए लिंग के आधार पर या कारक के हिसाब से या कोई भी वचन के हिसाब से कोई चेंजिंग नहीं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? अभिकारी। इसके भी 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स कौन कौन से? 4 टाइप्स कौन कौन से? देखिए, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक। ये चारों अभिकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखिए कोई चेंजिंग नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, इसमें बोल सकते हैं कि अगर हम देखिए विकार के आधार से चले तो 8 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में विकारी और अभिकारी बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, दोनों का 4 टाइप है, तो अगर हम जनरली बोल दें तो ये 8 टाइप के होंगे, लेकिन इसको बांट दिया गया, इसके लिए इसके 4 अलग अलग भेद हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द भेद। देखिए, अब बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? देखिए, अब देखिए इसमें क्या हो गया? रूढ़, बनावट। जैसे इसमें क्या होता है ना, एक वर्ड जैसे हम इन्वेंशन कर देते हैं, शब्द जैसे शब्द से निकलता गया तो आगे आगे इसका बनता गया। जैसे शब्द कोई भी वर्ड निकला, एक वर्ड से हम आगे जोड़ जोड़ के बनाते गए, तो उसमें भी निकला है क्या? रूढ़ निकला, यौगिक रूढ़ निकला और योग रूढ़ निकला। ये तीनों टाइप्स निकला उसका। ठीक है, विकारी और अभिकारी के बाद। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। रूढ़ क्या होता है? जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सके, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक निश्चित अर्थ प्रकट करने हो, रूढ़ कहलाते हैं। देखिए, सेम है उसी की तरह। जैसे कि रूढ़ क्या हो गया? इसको अलग करके अलग ना किया जा सके, इसका कोई सार्थक रूप, जैसे कोई भी मीनिंग ना निकले, सार्थक एकदम एग्जैक्ट मीनिंग ना निकले एकदम। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? रूढ़ बोलेंगे। जैसे कि आज, कल, पर, नाक, कमल, पुस्तक आदि। जैसे इसमें कोई आज, तो आज तो कोई निश्चित नहीं कि आज हम इनकेस अगर कोई काम भी बोलते आज करना है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आज कर ही लेंगे, हो सकता है नहीं हो, कल भी हो, कल 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 भी ना हो, परसों भी हो। तो जैसे कमल, कमल जैसे कमल का फूल हो गया, कमल का जैसे अगर हम एग्जाम्पल नहीं ले लिए, फूल का भी ले सकते हैं। कोई डेफिनेटली नहीं फूल के बारे में बोल सकते, हम हो सकता है हम चित्र के बारे में बोल सकते हैं। तो इसमें कोई ये डिफाइन नहीं किया कि एग्जैक्ट हम उसी के बारे में बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अ और ज, क, ल, प, र टुकड़े के रूप में कोई सार्थक अर्थ नहीं प्रकट कर पा। जैसे देखिए यहाँ पे जो हम कल, पर, नाक, कमल, पुस्तक ये सब दिए हैं ना, उसमें देखिए क्या है? आ, इसका फर्स्ट वाला लेटर ले लेंगे, आ, ज, क और ल, प, ये जो जितने भी दिए हुए फर्स्ट लेटर का, तो इसमें क्या होता है? कोई भी सार्थक, कोई भी मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये निरर्थक है। ठीक है, और यौगिक चलते हैं। चलिए अब यौगिक के बारे में जानते हैं। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। देखिए, इसमें कितना बताया गया है इसके बारे में। तो ऐसे शब्द जो है दो या 2 से अधिक सार्थक, मतलब एक एग्जैक्ट मीनिंग वाला वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें संधि भी जुड़े होते हैं, समास भी होता है, उपसर्ग भी होता है और प्रत्यय भी। ये सब मिलजुल के बनता है इसमें। ठीक है, यौगिक में। ठीक है, यौगिक मीन्स क्या होता है? जोड़, यानी योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो इसमें जोड़ के सार्थक वर्ड जो भी बनते हैं उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि विद्यालय, अब विद्या को हम ऐड जोड़ेंगे इसको, तो संधि विच्छेद करेंगे, विद्या प्लस आलय, तो कहते हैं विद्या जोड़ आलय, मतलब विद्यालय हो गया। अनुशासन, अनु प्लस शासन, इसमें उपसर्ग प्रत्यय सब आते हैं। ठीक है, हिमालय, हिम प्लस आलय, परमौषधि मतलब परम प्लस औषधि, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। ये क्या होता है ना, देखिए यहाँ सब मिलाया हुआ है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एग्जैक्ट एग्जाम्पल है किसका? किसका है ये? यौगिक शब्द का है। ठीक है, अब चलिए योग रूढ़। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके
किसी परमावश विशेष अर्थ को प्रकट करते। देखिए इसमें क्या, इसमें पार्टिकुलर, जैसे कि इसका जो यौगिक होते हैं लेकिन ये इनका जो जनरल है, जनरल मीनिंग होगा वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, वो उसका कोई पार्टिकुलर निकलेगा। ठीक है, जैसे पंकज। अब पंकज की क्या होगा, पंख प्लस ज, जहाँ पंख का अर्थ कीचड़ और ज का अर्थ जन्मा है, अर्थात कीचड़ में जन्मने वाला कमल। तो देखिए ये क्या निकल गया, पंकज का मीनिंग कुछ और होता है। ठीक है, जैसे पंकज का मीनिंग हो गया कीचड़ में जन्म लेने वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसका, हो गया पार्टिकुलर चीज़ के लिए निकल गया कमल, क्योंकि कमल नहीं तो कीचड़ में खिलता है ना। देखिए तो यहाँ गया ना, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, पार्टिकुलर किसी चीज़ के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे। अब दशानन, अब दशानन का मतलब क्या, जैसे रावण, उनके क्या 10 सिर थे ना, तो 10 प्लस आनन, देखिए लिखा हुआ है, अर्थात रावण। तो जलज, दबोदर, चक्रपाणी, मूलधार, ये नोट। देखिए इसमें क्या होता है ना कि ये मीनिंग कुछ और निकल गया। जैसे अगर हम बोलेंगे किसी चीज़ के बारे में, एग्जाम्पल में पंकज बोले, तो पंकज का मतलब कुछ और होता है, लेकिन निकल गया कमल के लिए मीनिंग, तो दशानन का मतलब रावण होता है। लेकिन अगर जनरल इसमें बोलेंगे तो जिसके 10 सिर होता है उसको हम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर रावण को इंडिकेट कर दिया गया। ठीक है, अब जैसे बहुव्रीहि समास, अब देखिए इसमें समास का भी समास को भी रिलेट कर दिया गया, क्योंकि समास से ही रिलेट है। जैसे दशानन, गजानन, ये सब कहाँ कौन से समास है, बहुव्रीहि समास। कौन से